So, hi everyone, this is Sky Mentor of Physical Science. So, I welcome to you all on the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. So, आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 4 जिसपे हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, आप सबने देखा होगा, रिलेटेड ऑन द ऑसिलेशन। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और अदर केसेस के बारे में बात करेंगे। मोर फोकसली आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केस हमारा होगा स्प्रिंग मास सिस्टम विद कोलिजन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम का। और उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सभी को बोला था अटेम्प्ट करने को, है ना, सबने अटेम्प्ट भी किया होगा, ट्राई किया होगा, जिसका मैंने बताया भी था कि इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, दैट विल बी आस्क्ड इन टिफर 2024, इसमें पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कोलिजन वाला केस देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम हमने कंसिडर किया है जिसमें आपको कुछ अरेंजमेंट इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, है ना, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। आपको बोल क्या रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ए है वो के ए है, मीन्स इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बी है। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग रखी है सारी की सारी किस में है, रिलैक्स्ड पोजीशन में, मतलब दीज ऑल आर एट इक्विलिब्रियम। ओके, एंड द एंगल थीटा इन दिस पोजीशन इज π/3। तो ये जिस जिस एंगल पे ये ओरिएंटेड है, ये कितना एंगल है, दिस इज बेसिकली π/3। ये एक दूसरे से π/3 एंगल पर रखी हुई है, मतलब इस रिजिड सपोर्ट से π/3 एंगल पर रखी हुई है बेसिकली। द मास इज डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। आप इस वाले ऑब्जेक्ट को इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, लेट मी से मैंने उसको कुछ x डिस्प्लेस किया है, राइट। अब आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती क्या है, अब अगर किसी ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी √k/m। तो आपको यहाँ क्या चाहिए भाई, अल्टीमेटली हम लोगों को चाहिए, आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है और आपको एक इक्विवेलेंट k की वैल्यू चाहिए, अल्टीमेटली तो यही चाहिए। तो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा, मतलब आंसर तो हम जानते हैं, ऑप्शन ए इसमें आएगा। लेट्स सी क्या कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार पहले फिगर बनाते हैं ताकि तब आपको पिक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी, राइट। सो देखिए, ये मेरा रिजिड सपोर्ट है ना, और यहाँ पर एक ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर वी शेप बनाकर ये आपकी एक स्प्रिंग लगी हुई है ना, इधर ये वी शेप बनाकर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। और फर्दर आगे ये जाके एक और स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इधर आपका ये ब्लॉक रखा हुआ, ये आपके स्प्रिंग ए है, ये भी ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर इलोंगेशन भी शायद अलग अलग होंगी, और शायद क्या वो तो होगी ही होगी, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें मतलब ये अलग एंगल पे इंक्लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसमें जो इलोंगेशन वगैरह होगी वो भी दोनों में अलग अलग ही आएगी। ठीक है भैया, ये हमें दिया गया है π/3, ये हमें दिया गया है π/3, ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, नाउ सी अगर मैं कहती हूँ ये मेरा मास m है, इसको मुझे डिस्प्लेस करना है सम अमाउंट x, है ना, सम अमाउंट x डिस्प्लेस करना है। उससे भी पहले अगर मैं आपसे बात करूँ इन दोनों स्प्रिंग के बारे में, तो ये कैसे कॉम्बिनेशंस में आपको दिखाई दे रही है, एक आपके रिजिड सपोर्ट से है और एक आपके यहाँ पर किसी वायर से कनेक्टेड है। अदरवाइज आई कैन से कि ये दोनों जो स्प्रिंग है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, लाइक तो ये दोनों स्प्रिंग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमारे, सॉरी इसको थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, लाइक ये मास से कनेक्टेड है ना, तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है भाई, दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलो अब देखो, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए मैंने इसको क्या किया, x डिस्प्लेस किया, इसमें तो बड़ा आसान है भाई, x से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, इसकी तो कोई समस्या नहीं, हमें समस्या यहाँ पर आएगी, राइट। तो हमें समस्या यहाँ आएगी भाई, देखते हैं कैसे क्या करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इसको मैं कंसाइज करती हूँ, ठीक है, ताकि हमें यहीं पर स्पेस मिले।
चलिए भाई, मैंने अगर ऑब्जेक्ट को x डिस्प्लेस किया है तो आपकी सभी की सभी स्प्रिंग्स जो है वो x डिस्प्लेस होंगी अब, राइट। तो नाउ सी, अब की बार क्या होगा, ठीक है, राइट। और थोड़ा सा इसको मैं परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, रुकिए, है ना। नाउ इट्स फाइन, राइट। और फिर यहाँ पर ये वाली भी x हमने इलोंगेट करा दी, ठीक है। तो इसमें तो आपको x इलोंगेशन दिख ही रही होगी, दिख रही होगी ना x इलोंगेशन, इसमें तो आपको x इलोंगेशन अब दिख ही रही होगी, राइट। इसमें भी मैंने इसको x इलोंगेट करा दिया, ये कुछ ज्यादा ही इलोंगेट हो गई है, राइट। इसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाते हैं, अब ठीक है। तो ये हमने कुछ x इलोंगेट करा दी, और पहले यहाँ इसका पॉइंट था, अब वो इलोंगेशन की वजह से अब आपको ये इलोंगेशन इसमें निकालनी है। तो देखिए, आपके जो स्प्रिंग इलोंगेट हुई है वो ये वाली इलोंगेट हुई है, आपकी जो स्प्रिंग इलोंगेट हुई है ये वाली इलोंगेट हुई है, लेकिन मैंने तो इसको इस तरीके से डिस्प्लेस किया है ना, x डिस्प्लेसमेंट तो इस तरीके से, मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भैया, हम इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे कर सकते हैं, ये एंगल आपका 60 डिग्री है ना, ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये 90, तो ये 30 डिग्री होगा, राइट। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्यों, सही बात है ना, ये भी 30 होगा। तो इसके अंदर ये वाली इलोंगेशन कितनी आ गई, x cos 30, कितनी आ गई इसके अंदर ये इलोंगेशन, x cos 30। किसी चीज को आपने इस तरीके से स्ट्रेच किया है और अगर आप उसका ये वाला कंपोनेंट निकालोगे, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये अगर x है, तो ये कितना हो जाएगा, x cos 30, यही होगा ना, ठीक है। अब देखो, ये x cos 30, तो ये भी आपका x cos 30, राइट, ओके। अब आपने इसको इस डायरेक्शन में x डिस्प्लेस किया है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का पैरेलल स्प्रिंग में क्या होता है, पैरेलल स्प्रिंग में ये होता है कि जितना जो भी स्प्रिंग पैरेलल होती है उन सब में इलोंगेशन सेम होता है, राइट। तो अब मान लो अगर आपका ये ब्लॉक है, इसको अगर आपने x डिस्प्लेस किया है तो ये भी x डिस्प्लेस करेगा, ये भी x डिस्प्लेस करेगा, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी कुछ अमाउंट x cos 30 डिस्प्लेस हुआ है, ये भी आपका कुछ अमाउंट x cos 30 डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ से भी ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों से आपने माना कुछ क्या मिलने वाला है आपको, k डैश x, इन दोनों के उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मैंने लिख दिया सन k डैश x, ठीक है। अब देखो, ये x cos 30 है, तो इस फोर्स का इधर क्या कंपोनेंट आएगा, अगर ये x cos 30 है तो इधर इसका क्या कंपोनेंट आएगा, इधर इसका कंपोनेंट आएगा भाई अगेन ka x cos 30 और फिर से एक cos 30। पहले मैंने इलोंगेशन में इसका एक कंपोनेंट निकाला और उसके बाद मैंने फोर्स का कंपोनेंट निकाला, क्योंकि ये मैंने रिजल्टेंट फोर्स लिखा है ना इन दोनों स्प्रिंग का। तो अब मैं इसका इंडिविजुअल फोर्स देखूंगी और इसका इंडिविजुअल फोर्स देखूंगी, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई ऐड, देखो यहाँ पर ये मानो अगर ये इस तरीके से इलोंगेट हुई है, राइट, तो इसके ऊपर ये इधर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, ये समझ लो आप, ठीक है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो इधर ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली इधर जो वाली स्प्रिंग है वो इस तरीके से इलोंगेट हुई है तो उसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो नेट फोर्स मैंने कितना लिखा है, k डैश x लिखा है। तो वो अब मैं क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने क्या लिखा, रिजल्टेंट फोर्स k डैश x। अब देखिए, अब आपको रिजल्टेंट फोर्स कितना मिल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि इलोंगेशन तो इस डायरेक्शन में थी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, आपको ये वाला कंपोनेंट इसका देखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए
आपको दो फोर्सेस है आपके पास, सिंपल सी बात है, एक फोर्स यहाँ F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है, राइट। तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे ही होगा, है ना। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, के एक्स कॉस 30 इंटू में कॉस 30 प्लस के ए एक्स कॉस 30 इंटू में कॉस 30। अब देखो, x से मेरा x कैंसिल हो गया और k डैश इज इक्वल्स टू के ए, दिस इज बेसिकली योर √3/2 √3/2 प्लस के ए √3/2 √3/2। तो यहाँ से हमारी k डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई भाई 3/2ke, ये आपकी वैल्यू आ गई। दिस इज फॉर k डैश। k डैश क्या है भाई? k डैश इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू स्प्रिंग्स, राइट, इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू स्प्रिंग्स। फिर एक और स्प्रिंग यहाँ KB लगी हुई थी और फिर यहाँ आपका मास लगा हुआ था। तो दिस इज योर k डैश एंड दिस इज योर KB। और k डैश क्या है? k डैश हमारा आया है 3/2 KA और ये आपका KB है ही, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, आपको जो आंसर निकालना है वो KA और KB के फॉर्म में निकालना है। नाउ इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? 1/k डैश प्लस 1/KB। 1/k इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/3 KA2 प्लस 1/KB। यहाँ से 3KA KB, now it's 2KB plus 3KA and this is your 1/k equivalent। तो यहाँ से आप देखेंगे k equivalent हम लोगों का आ रहा है 3KA KB अपॉन में 2KB प्लस 3KA, ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों की आ रही है। ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट के आ गया आपका, ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब मुझे ओमेगा निकालना था, तो ओमेगा क्या होगा भाई? ओमेगा होता है k/m, बस पुट कर दो, अब तो आसान हो गया। 3KA KB अपॉन में 2KB प्लस 3KA इंटू में m का अंडर रूट। सो ये हमें जो दिया है यही आपका ऑप्शन ए दिया तो है, देखिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो, आपको ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अल्टीमेटली मुझे इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, वो मुझे निकालनी है। आपके सामने एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन ये दिया गया है। अब आपको दिख रहा है जैसे ही आप इसको x स्ट्रेच करोगे तो इसमें तो x इलोंगेशन नहीं आएगी क्योंकि वो कुछ एंगल पे रखी हुई है, इसमें भी x नहीं आएगी, वो भी कुछ एंगल पे रखी हुई है। तो एक सिंपल सी बात ये है, एक स्प्रिंग आपकी ऐसी लगी हुई थी, देखना मैं फिर से इस चीज को थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। एक स्प्रिंग आपकी ऐसे रखी हुई थी, है ना, और एक स्प्रिंग आपकी ऐसे रखी हुई थी, इसको आपने x इलोंगेट किया तो इसमें कितनी इलोंगेशन आएगी भाई? ये आपसे पूछा गया था। अब ये वाला जो एंगल था दैट इज योर 30 डिग्री, है ना, दैट इज योर 30 डिग्री, राइट। तो 30 डिग्री होने की वजह से आप देखो, 30 डिग्री होने की वजह से होगा क्या? देखिए, 30 डिग्री होने की वजह से होगा क्या? ये है, ये आपका x इलोंगेट हुआ, मतलब मैंने इलोंगेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x किया है, किसी एंगल पे x नहीं किया। ये एंगल मेरा 30 डिग्री है ना,
तो इधर मैंने अगर x इलोंगेट किया है तो इसका कितना कंपोनेंट इसकी तरफ आएगा, इसके तरफ आएगा x cos 30। तो ये कितनी इलोंगेट हुई है, x cos 30। इसकी वजह से ये इलोंगेट अगर इस डायरेक्शन में हुई है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, k x cos 30, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू मिड इलोंगेशन। लेकिन नाउ अब देखिए, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक आपकी स्प्रिंग नीचे की तरफ है, तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, एक फोर्स आपका नीचे आ गया cos 30, है ना। हमने इसको इधर इलोंगेट किया तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा kx। अब मुझे तो टोटल चाहिए ना, है ना, मुझे तो टोटल चाहिए। तो भाई इसकी अभी मैं बात नहीं कर रही, इसकी अभी मैं बात नहीं कर रही, हम केवल बात करते हैं इसकी। अब यहां पर आप देखिए, इधर एक फोर्स लग गया, एक फोर्स इधर लग गया, मुझे इसका इक्विवेलेंट k निकालना है, क्योंकि पहले मेरा टास्क ये है ना, इक्विवेलेंट k मुझे अगर यहां पर निकालना है तो मैंने मान लिया इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है, तो ये कहीं x इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है और इसका जो k आएगा वो सम k डैश हुआ, तो k डैश इनटू में x। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी वजह से, इन दोनों स्प्रिंग की वजह से कितना कितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसकी वजह से लग रहा है kx cos 30 इंटू में cos 30, इसकी वजह से जो लग रहा है दैट इज योर kx cos 30 इंटू में cos 30। तो अल्टीमेटली हमने इन दोनों को ऐड किया और हमें यहाँ पर k डैश की वैल्यू मिल गई। मीन्स इन दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट k मुझे मिल गया है। मेन पॉइंट था बस यही, इन दोनों स्प्रिंग्स का इक्विवेलेंट k फाइंड आउट करना। ठीक है, इन दोनों स्प्रिंग्स का इक्विवेलेंट k फाइंड आउट करना। और इसी के जैसा सेम क्वेश्चन HC वर्मा की अगर आप बुक देखेंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन दिखेंगे, एक में एंगल आपका बेसिकली 120 डिग्री है और एक में आपका एंगल 90 डिग्री है। तो उन दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किया है। दोनों ही सेम चीज के ऊपर बेस्ड है। वहां पर भी जैसे ही आप कुछ एक में x इलोंगेट करते हो तो एक कंपोनेंट पे आपको, एक एंगल पे आपको इलोंगेशन बाकी स्प्रिंग्स पे देखने को मिलेगी। तो अगर आपने इसे किसी ने भी आज तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो HC वर्मा में जो चैप्टर नंबर 12 है वहाँ पर एक्सरसाइज में जाइए और एक्सरसाइज में देखेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए भैया आते हैं आगे नेक्स्ट आज हमें बात करनी थी स्प्रिंग मास सिस्टम में कोलिजन के बारे में, कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम में हम कोलिजन थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दें देन व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम्स, वो हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने एक स्प्रिंग मास को कंसिडर किया, स्प्रिंग मास सिस्टम को, लाइक ये मेरा स्प्रिंग है, उससे कनेक्टेड ये एक मास है। ठीक है, और इधर से आ रही है हमारी एक छोटी सी भाई बुलेट। ठीक है, हमारी इधर से एक छोटी सी बुलेट आ रही है, ये इधर आ रही है इस तरफ, राइट। ये कुछ v0 स्पीड से आ रही है और अभी जो आपका ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये यहाँ ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कैसी है, अभी रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड। ये स्प्रिंग कैसी है, रिलैक्स्ड है। इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। या मैं ये बोलूँ जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है मीन्स योर SPM इज इन इक्विलिब्रियम। SPM किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट। SPM किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर तो इसकी स्पीड भी अभी फिलहाल 0 होगी, कोई इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ये अपना रेस्ट में सिस्टम है। ओके, ये भाई ये हमारा m0 मास की जो ये बुलेट है ये इसकी तरफ आती है दौड़ते हुए और इसमें जाके बैठ जाती है। ठीक है, ये इसमें जाके बैठ जाती है। जैसे ही ये इससे जाके टकराती है, आफ्टर द इम्पैक्ट जो आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा और अब की बार ये बुलेट इसके अंदर। Now due to this impact what will be the happen, इस इम्पैक्ट की वजह से इसके अंदर SHM स्टार्ट होने लग जाएगा। SHM स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सिस्टम की कुछ अपनी v स्पीड होगी जिससे ये सिस्टम मूव करेगा।
तो अभी अगर मैं बात करूं, ये क्या हुआ, जैसे पहले बिफोर द कोलिजन वाला सिनेरियो था, अब यहाँ पर कोलिजन हुआ और अब नाउ दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेंगे, और जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करके और आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज योर इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। हम यहाँ एक चीज तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि बोले भाई मुझे कोई ये कि आफ्टर द कोलिजन जो ये कंबाइन सिस्टम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, अगर आपको ये निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पर आप लिख लीजिए, नाउ SHM gets started। ठीक है, SHM अगर होगा तो ये अपने एक एक्सट्रीम तक भी जाएगा इधर, और इधर भी अपने एक एक्सट्रीम तक जाएगा, तो इसका अपना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अब मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पर अगर आप देखोगे, जब ये अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पर वी ऑल नो कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्पीड निकालना चाहते हैं, आफ्टर द इम्पैक्ट व्हाट विल बी द स्पीड। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने लगाया, पहले वाले में तो केवल छोटी हमारी बुलेट के पास ही एक वेलोसिटी थी, बाद में क्या हुआ, m प्लस एम नॉट इंटू में v, तो दस v इज इक्वल्स टू एम नॉट वी नॉट अपॉन में m प्लस एम नॉट। तो ये मेरी आ गई स्पीड आफ्टर द इम्पैक्ट, दिस इज स्पीड आफ्टर द इम्पैक्ट। ठीक है, ये मेरी स्पीड आ गई आफ्टर द इम्पैक्ट। ओके, नाउ स्पीड आ गई, अब इसमें क्या स्टार्ट हो गया, SHM स्टार्ट हो गया। तो SHM अगर स्टार्ट हो गया तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर इसके अंदर SHM स्टार्ट हो गया है तो SHM की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, SHM की फ्रीक्वेंसी भाई क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM क्या होगी। अब पहले तो SHM हो ही नहीं रहा था, अब देखिए यहाँ पर ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और मास अब की बार m नॉट प्लस m, दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो हमसे यहाँ पर पूछी चीज जा सकती है वो ये कि भाई यहाँ जैसे कि अगर अब कॉलिजन हुआ है ना, कोलिजन हुआ है कि ये बॉल इससे आके टकरा गई, इसके अंदर कोलिजन हुआ, तो आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। हमसे यहाँ पर है SHM का एम्पलीट्यूड भी पूछा जा सकता है, और हमसे SHM की टोटल एनर्जी भी पूछी जा सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी ऑफ SHM क्या होगा, तो टोटल एनर्जी आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं। पहला ये टोटल एनर्जी का निकालने का, हमें पता है अगर SHM हो रहा है तो SHM के अंदर एनर्जी कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू योर काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी यहाँ पर निकालना चाहूँ तो टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी at mean position, राइट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ m नॉट प्लस m, और v की वैल्यू क्या है, अब v हमारा चेंज हो गया है ना, नाउ v इज m नॉट v नॉट अपॉन में m नॉट प्लस m का होल स्क्वायर ab। तो ये इससे कैंसिल, तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। और एक मैंने आपसे क्या बताया अभी, एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM। एक हमने क्या देखा इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो भाई एक चीज याद हो गई आप लोगों को अब तो, कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, a ओमेगा, है ना। तो v इज इक्वल्स टू a ओमेगा, v की वैल्यू m नॉट v नॉट m नॉट प्लस m इंटू में ओमेगा नीचे आ जाएगा,
और ओमेगा की जो वैल्यू आई थी उसको पुट कर दो, एम नॉट वी नॉट अपॉन में एम नॉट प्लस एम, और ओमेगा क्या होता है रूट के बाय एम, तो यहाँ पर के, यहाँ पर फिर से आपका मास, सो इट्स बिकम एम नॉट वी नॉट वेट, हाँ सही, एम नॉट वी नॉट अपॉन में रूट के अपॉन में एम नॉट प्लस, तो ये आपका एम्पलीट्यूड भी आ गया एसएचएम का। ठीक है, ये हम लोगों ने एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया। और जब कभी मोर देन मतलब बाकी डिपेंड करता है कि आपका कोलिजन किस तरीके से हुआ है, अदरवाइज कभी कभी इसमें हमसे एक और चीज पूछी जाती है, जो ये स्प्रिंग है इसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। वो क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे मान लो ये आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये आपका मास है, इधर से मान लो कोई ऑब्जेक्ट आया है ना, यहाँ से मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ए है जो इसकी तरफ आ रहा है, और ये इससे आकर अगर कोलाइड करेगा और फिर साथ में दोनों मूव करेंगे, जब ये कोलाइड करेगा तो ये स्प्रिंग जो है क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन भी हम लोगों से इसमें पूछा जाता है। तो एक और चीज यहाँ ये पूछी जाती है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखिए जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इससे कोलाइड करेगा, ऐसा नहीं है तुरंत उस टाइम पे आपको मैक्सिमम कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ इसके पास अपनी कुछ स्पीड होगी है ना, उस स्पीड के साथ इसके साथ मूव करते हुए आगे आगे है, यहाँ आकर होगा कोलिजन, फिर से कोलिजन होगा। ठीक है, कोलिजन होगा, अगेन इसके अंदर एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा, और जब इधर ये अपने मैक्सिमम एक्सट्रीम पर पहुंचेंगे, एसएचएम में जब मैक्सिमम एक्सट्रीम पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उस टाइम पर स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कंप्रेस होगी। ठीक है, तो जो आपको टोटल एनर्जी आपको मीन पोजीशन पर मिल रही होगी, वही आपकी टोटल एनर्जी आपको एक्सट्रीम पर मिलेगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग के कंप्रेशन में स्टोर होगी, है ना, और उसको हम यूज करके मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज करके आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, समझ आ गया होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ मास m एग्जीक्यूट एसएचएम। ठीक है भैया, एक पहले से आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम था जिसके अंदर एसएचएम हो रहा था। When the mass passing through its equilibrium position and an object of mass m is put on it। ठीक है भैया, स्प्रिंग मास सिस्टम में एसएचएम हो रहा था, जब वो मास अपने मीन पोजीशन से पास होता है तो एट द मीन पोजीशन आपने उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया। आफ्टर दैट देन फाइंड द टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो जो आपने वो दूसरा मास उसके ऊपर रखा है, तो इट्स लाइक अ स्मॉल मास इज कोलाइडिंग विद योर कैपिटल मास, है ना, तो उस कोलिजन के बाद आपको टोटल एनर्जी बतानी है। तो टोटल एनर्जी मतलब या तो आप काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन निकाल लो, या पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम निकाल लो, है ना, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। बस आसान है। अल्टीमेटली मुझे यहाँ क्या चाहिएगा, आफ्टर द कोलिजन मुझे यहाँ वेलोसिटी चाहिए भैया, आफ्टर द कोलिजन मुझे यहाँ वेलोसिटी चाहिए। देखिए आपका सिस्टम कुछ इस टाइप से दिया गया है, राइट, लेकिन अब की बार वाले में एसएचएम हो रहा है, अब की बार वाले में एसएचएम हो रहा है, तो इसका मतलब मान लो ये एसएचएम कर रहा होगा कुछ ए एम्पलीट्यूड से, और इस टाइम इसकी स्पीड कुछ वी होगी, इतना मान सकते हैं हम। जैसे ही मैंने इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, नाउ अब ये समझिए पहले अगर 10 किलो मास था तो अब 15 किलो हो गया है ना, स्प्रिंग के साथ 15 kg मास कनेक्ट हो गया है। नाउ इट्स वेलोसिटी गेट चेंज, वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो वी विल ऑब्जर्व इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, सम ए डैश। यहाँ पर फिर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी भी कुछ अलग होगी, तो यहाँ पर भी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। तो मुझे आफ्टर द कोलिजन टोटल एनर्जी बतानी, ठीक है, तो पहले मुझे v निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए क्या लगा सकती हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस आपको एक ही चीज यहाँ यूज करनी है, एंड दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
करेक्ट, उसको हम यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर मैं यूज करती हूँ ना तो मुझे मिलेगा भाई एम वी इक्वल्स टू m plus small m v dash, and the v dash is m v upon में m plus small m। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। चलो भाई हमारा काम हो गया है। अब आप सब जानते हो, आप एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो, आफ्टर द कोलिजन एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। आपसे बोला गया है सीधा सीधा टोटल एनर्जी निकालने को। टोटल एनर्जी निकालनी है ना भाई, आपके को एक फॉर्मूला और पता होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड निकाल लो या तो फिर, है ना, एम्पलीट्यूड निकाल लो, मास निकाल लो और ओमेगा निकाल लो, सबको पुट करो और फिर लिखो, ठीक है। फिर आप निकालो, है ना। आफ्टर द कोलिजन आपको मास यूज करना होगा, आफ्टर द कोलिजन आपको एम्पलीट्यूड यूज करना होगा, ओमेगा यूज करना होगा और उसको पुट करो। और ये नहीं यूज करना चाहते तो भैया काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन भी आप यूज कर सकते हो। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, हाफ m प्लस m v डैश स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। आपको इधर मास आफ्टर द कोलिजन ओमेगा डैश एंड ए डैश पुट करना होगा, ठीक है। ओके, देखिए 1/2 m प्लस कैपिटल M और v डैश मेरा क्या आया था भाई, ये आया था, इसको पुट कर देती हूँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा हमने कुछ इसमें कंसेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं किए हैं। ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई है, ठीक है। चलो भैया ओके, आगे देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जैम में क्या पूछा गया है भाई। इससे जैम के क्वेश्चंस की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। जब हम आगे जैम के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं देन यू विल ऑब्जर्व एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिलता है हमें, और वो क्वेश्चन है कुछ ये, देखिए भाई। सो एक क्वेश्चन है जैम 2022 का, इसको हम सॉल्व करते हैं। A mass m is connected to a massless spring of spring constant K, of spring constant K, which is fixed at wall. ठीक है, which is fixed at wall. Another mass two m have kinetic energy E, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है E, collide linearly, it's collinearly with the mass m, completely inelastic, completely inelastically, sorry, completely inelastically.
कुछ आपको फिगर ऐसा दिया गया है भाई, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। सो ये है m एंड दिस इज योर 2m, इसकी काइनेटिक एनर्जी E है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ऐसा नहीं है भाई ये सिस्टम हवा में रखा है, ये एक अपने स्मूथ सरफेस पे रखा है, ठीक है। ओके, और आपको बोला क्या गया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम compression of spring. is फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4E/3K, हाँ देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं E/3K, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, दैट इज योर E/5K, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है मुझे, ऑप्शन डी दिया हुआ है भाई E/7K। ये कुछ आपको 4 इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए इसको अब आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, वैसे तो अभी मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालना है, तो उसी चीज को आपको यहाँ पर लगाना है। तो अगर हम उस चीज को यहाँ यूज करते हैं तो आप देखिए क्या हमें मिलेगा। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी E है ना, इसका मतलब यहाँ से आपको स्पीड मिल सकती है, हमेशा स्पीड दिया होता था, अब की बार काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है, और इसका ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया गया है ये इससे आके इनइलास्टिकली कोलाइड करेगा, तो इसके मतलब आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेंगे। तो ये बिफोर द कोलिजन का सीन है। मैं बोल देती हूँ कि भाई इसकी स्पीड कुछ v0 होगी, है ना, मैं बोल देती हूँ इसकी कुछ स्पीड v0 होगी। अगर इसकी स्पीड v0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू में v0² अपॉन में 2, तो ये कैंसिल, तो v0 की वैल्यू आ गई भाई मेरी E/m, ये मेरी v0 की स्पीड वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके नाउ सी ये अगर मेरी स्प्रिंग है, ये मेरा मास है और ये दूसरा मास है, इसकी स्पीड v0 है, और आफ्टर द कोलिजन यू विल सी ये इसके साथ इस तरीके से आके कोलाइड करता है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अब ये जो सिस्टम है वो एक डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, है ना। अब नाउ इट्स कंप्लीटली बिकम अ ऑब्जेक्ट, और नाउ इट्स मूव विद अ डिफरेंट स्पीड, है ना, डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा। आपको बोला गया है मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। अब ये स्प्रिंग जो है, जैसे अब ये जो मास है, अब इसमें एसएचएम होगा, है ना, जैसे इससे कोलाइड करेगा इसमें एसएचएम होगा। जब ये मास ये इसको कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, और इसके इस वाले एक्सट्रीम पर जाएगा, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, इस वाले यहाँ जो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी उस कंप्रेशन में जाके स्टोर होगी। तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है आपने कितना इसको मैक्सिमम कंप्रेस किया है ना। तो अल्टीमेटली कैन आई से कि भैया जो आपकी काइनेटिक या टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन थी, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन,
कह सकती हूँ ना मैं ये बात। अभी तो बताया मैंने आपको कि भैया जो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन होती है दैट इज इक्वल्स टू योर काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है दैट इज इक्वल्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एक काम करते हैं ना, क्यों ना सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, total energy at mean this is equals to total energy at extreme। ये किसके बराबर है भैया, काइनेटिक एनर्जी के, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, राइट। चलिए देखिए अब क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना हो गया है, इसका m है, इसका 2m है, तो दिस विल बिकम 3m। और हमें क्या चाहिए, अब आपको कंबाइंड स्पीड चाहिए भैया। कंबाइंड स्पीड निकालने के लिए मैंने अभी तो सिखाया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो ना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए भैया, v डैश स्क्वायर आएगा आपकी यहाँ स्पीड, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, हाफ से हाफ तो यहाँ वैसे कैंसिल हो जाएगा, v डैश की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या आएगी भाई वैल्यू, पहला आपका जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड थी रूट e बाई एम इंटू में 2m, क्योंकि उसका मास 2m था, और आफ्टर द कोलिजन जो मास बन गया है 3m है, नाउ स्पीड इज v डैश, m से m कैंसिल, तो v डैश इज इक्वल्स टू 2/3 रूट e बाई m, ये आ रहा है, ठीक है। इसको देखो अब यहाँ पर क्या आता है, इट्स बिकम v स्क्वायर ना, v स्क्वायर मतलब 4 3m अपॉन में 9m, नहीं इधर e भी आ जाएगा, और दिस इज योर के एक्स एम स्क्वायर। जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लो, मेरी जो वैल्यू आ रही है ना एक्स एम, के एक्स एम स्क्वायर, वो आ रहा है 4e बाई में 3, है ना, और एक्स एम मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया भाई 4e अपॉन में 3k, दिस इज योर मैक्सिमम कंप्रेशन। बस यही तो निकालना था, मैक्सिमम कंप्रेशन हमें निकालना था, हमने निकाल लिया 4e बाई 3k। ऑप्शन ए हमारा इससे परफेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एक 3-4 क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे जैम के प्रीवियस ईयर में ही, आप उनको अटेम्प्ट करो, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछी गई है कि आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जहां आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, वो पहले ऑलरेडी किस में है, रिलैक्स पोजिशन में, मीन्स देर इज नो एसएचएम। फिर आप यहाँ से इसके ऊपर एक इम्पल्स प्रोवाइड करते हो, मतलब इसके ऊपर एक हल्का सा फोर्स अप्लाई करते हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे t इक्वल्स टू 0 पर इक्वेशन ऑफ एसएचएम पूछी गई है, या मैं ये बोलूं इस पार्टिकल की इक्वेशन पूछी गई है, तो वो तो एसएचएम करेगा ना, तो एसएचएम की इक्वेशंस आपको उसमें बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं वो जो हमसे पूछी गई हैं, आप उनको बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेन चीजें आपको यहाँ जो ध्यान रखनी है ना, वो है आपका एक ही, और दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको लगाना सीख गए ना ढंग से, बस फिर तो हमारी कोलिजन वाले क्वेश्चंस की नैया पार है, ठीक है, फिर तो हमारे कोलिजन वाले क्वेश्चंस की नैया पार है, ठीक है भैया। चलिए एंड करते हैं हम सेशन को, है ना, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में, कंपाउंड पेंडुलम के बारे में, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्टेड।